तो बच्चों देखिए कूलॉम्स लॉ में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, हमको ये पता है बच्चों कि अगर कोई भी दो चार्ज है, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं बच्चों, पॉइंट चार्ज हैं, मतलब छोटे छोटे चार्ज हैं, इनका शेप बहुत कम है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो हमको ये पता है बच्चों कि अगर ये सिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होते हैं, तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है। बट अगर वो डिसिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस होता है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये फोर्स कितना लगता है ये कूलॉम्स लॉ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ ये बताता है, ठीक है, कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ये होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान r², जहां पर ε0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। जबकि न्यूटन जी ने एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, इन्होंने बताया था कि कोई भी दो मास यूनिवर्स के एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर कोई भी दो मास हैं m1 और m2 तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इनमें हमेशा कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग Fg से लिख दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसको हम लोग Fe से लिखते हैं। अब बच्चों बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना लगता है, तो न्यूटन जी ने बताया था कि होता है Gm1 m2 अपान r²। जहाँ पर जो ये इस कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता था। क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि यहाँ पर बच्चों जो ये कांस्टेंट आया है ये 1/4πε0 इतने की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लॉ देखने में तो एक जैसे लगते हैं, बट बच्चों इसमें क्या है कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज। ठीक, तो सबसे पहले हम बच्चों सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, तो पहली सिमिलैरिटी ये है बच्चों कि Fe एंड Fg बोथ आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये एक पॉइंट से निकलते हुए महसूस होते, जैसे देखो इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, या किसी एक पॉइंट से जाते हुए महसूस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव होते तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ऐसा लगता है इस पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेंट्रल फोर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा इनमें बच्चों क्या सिमिलरिटीज होती हैं, दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों, क्योंकि देखो ना Fe भी डिपेंड कर रहा 1/r² पे और Fg भी डिपेंड कर रहा 1/r² पे। तो जितने भी लॉ ऐसे हैं जो 1/r², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं इन्वर्सली में, तो वो सारे फोर्स जो होते हैं वो सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ में आ जाते हैं। वो सारे जो फार्मूले हैं वो सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ में सोचे जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो ये दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज बच्चों जो इनमें सिमिलर है वो ये है कि बोथ Fe एंड Fg आर कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों ही कैसे फोर्स हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम कोई चार्ज लेकर जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, कोई तीसरा चार्ज लाएं Q0 और यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो चाहे इस रास्ते से ले जाएं, चाहे इधर से ले जाएं, चाहे ऐसे से ले जाएं, वर्क सेम करना पड़ेगा तीनों कंडीशन में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा मास स्मॉल m रखें, ऐसे ले जाएं यहाँ तक, चाहे डायरेक्ट ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, तो हर केस में वर्क क्या करना पड़ेगा, सेम। मतलब
ग्रेविटेशनल फोर्स में जो किया गया वर्क है, ठीक है, वो रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। सेम चीज़ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना है तो किया गया वर्क रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स भी दोनों होते हैं। तो ये बच्चों इनकी 3 सिमिलरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिसिमिलरिटी इन कूलॉम्स लॉ। डिसिमिलरिटीज इन Fe एंड Fg, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या डिसिमिलरिटी है, क्या क्या विषमताएं हैं, ये हम बात करेंगे। तो बच्चों आपको मैं पहली बात यहाँ पे बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए तो वो फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सिव, दूर हटते हैं एक दूसरे से, हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपल्सिव होते हैं। बट अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो ये आपस में क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इससे हमको ये पता चला कि जो डिसिमिलर चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स पॉसिबल है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Fe इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट Fg इज ओनली अट्रैक्टिव। तो ये केवल अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये पहली डिसिमिलरिटी हो गई। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। दूसरी बात ये आती है कि जो Fe है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेज। मतलब दोनों चार्जेज के बीच कैसा मीडियम है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर वो मीडियम एयर है तो दो चार्ज के बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा, यहीं इसी जगह पानी भर दो तो ये फोर्स कम हो जाएगा। मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो Fg इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, ठीक है। फिर तीसरी चीज हमारे पास यहां पे आती है बच्चों कि अगर हम बेसिक बात करते हैं, ठीक है, कि Fe इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर्ड विद Fg। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। इवन अगर दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच अगर हम देखें तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ मास होता है, बिल्कुल होता है। तो इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन वाला, मास की वजह से, बिल्कुल लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये उनके मास के अट्रैक्शन से, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से लगभग 10⁻43 टाइम्स, अप्रॉक्स 10⁻43 टाइम्स होता है। सोचो कितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।